अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। और कई दफ़ा हमें पता नहीं होता है कि ये और इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कंसिडरेट रहें। आगे से अच्छा बिहेवियर ना भी मिल रहा हो फिर भी हम कोशिश करें अपनी तरफ से कि खुद को उनके लेवल पर नहीं लेकर जाएं, बल्कि अपने बिहेवियर को अच्छा रखें और अपने मूड को बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब वीकेंड से होकर वापस आते हैं ऑफिसेज या बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कोई भी इंटरेक्शंस होती है, तो वैसे ही मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ होता है। तो इसलिए तो फिर ज़्यादा आपने कोशिश करनी है, अवॉइड करें, अपने आप को सिचुएशन से दूर कर लें, थोड़े टाइम दें अपने आप को और फिर बाद में दोबारा जाकर उस प्रॉब्लम से, सिचुएशन से या लोगों से डील करें। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 26 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 9 डिग्रीज। यूवी इंडेक्स आज 0 है इस वक्त। और जहां तक प्रिडिक्शन है 11 AM to 2 PM आप लोगों ने सनस्क्रीन इस्तेमाल लाजमी करनी है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है सन डैमेज इज़ वेरी वेरी रियल। हम चाहते हैं कि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। सर्टन टाइम्स के ऊपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। आपकी स्किन भी हम चाहते हैं ग्लो करे, जिस तरह से आप अंदर से ग्लो करते हैं वैसे हम चाहते हैं बाहर से भी ग्लो करें। और ऑफकोर्स बारिश के बारे में बात करें तो 10 दिन के अंदर कोई बारिश के इम्कानात नहीं है एट द मोमेंट, जिसकी वजह से आपको पता है स्मोक के बहुत इश्यूज हो रहे हैं और लाजमी तौर पर बड़ा ज़रूरी है कि बारिश हो। बारिश ना होने की वजह से काफ़ी सारे वेदर चेंजेस आ रहे हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्पेशली स्मोक की वजह से ब्रीदिंग इश्यूज लोगों को हो रहे हैं। अगर आप बाहर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो कोशिश करें अपने फेस को कवर रखें, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त स्पेशली अगर आपको बाहर जाना भी पड़ता है, पहले तो अवॉइड करें, अवॉइड नहीं कर सकते तो अपने फेस को कवर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें हवा की तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी, इतनी हवा नहीं है आज। उसके अलावा विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 805 मीटर्स विजिबिलिटी है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है, स्पेशली अगर आप कहीं ज़्यादा दूर ट्रैवल कर रहे हैं, मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर खुली सड़कों के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको फोग और स्मोक का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे कोशिश करें कि अपनी स्पीड लिमिट में रहते हुए गाड़ी को चलाएं, इवन यहाँ तक कि स्पीड लिमिट से थोड़ा कम ही कर लें। और आगे इन्फॉर्म करते हैं कि आप लेट हो जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी के अंदर ना अपना नुकसान करें ना किसी और का नुकसान करें। हम चाहते हैं कि आप अपने आप को सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है हर सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। तो जी एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बात सुनते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि कौन सा शख्स खुश नसीब है इस दुनिया के अंदर, कौन सा शख्स खुश नसीब है इस दुनिया के अंदर। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के अंदर 4 अलामतें मौजूद हों वो समझ ले कि वो खुश नसीब आदमी है। पहली अलामत ये है अन तकून ज़ौजतुहु सालिहा, जिसकी बीवी नेक हो, अल्लाह जिसे नेक बीवी अता फरमा दे, वो समझ ले कि वो खुश नसीब आदमी है। दूसरी अलामत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश नसीब की दूसरी अलामत ये है जिसे अल्लाह अच्छी औलाद अता फरमा दे। और तीसरी अलामत खुश नसीब की ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दोस्त अच्छे लोग हों, जिसके दोस्त अच्छे लोग हों। और आखिरी अलामत खुश नसीब की ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी का रिज़्क़ अल्लाह उसी के मुल्क के अंदर मुतय्यन कर दे, उसे रिज़्क़ के लिए मुल्क छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, समझ लीजिए ये शख्स खुश नसीब लोगों में से है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन्हीं खुश नसीबों में से कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तो चलिए इस खूबसूरत मैसेज के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि जिस तरह से मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बड़ा ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें हों, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो एक्सपीरियंस है हमारी ज़िंदगी का, वो बेहतर हुआ जाता है। जैसे कि उन्होंने बात की दोस्तों के हवाले से, ये बड़ी सच बात है कि वो लोग खुश नसीब हैं जिनकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जिनमें वो ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने अच्छे वक्तों में, बुरे वक्तों में उनके लिए सहारा मौजूद होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अच्छे लोग हों ज़िंदगी के अंदर, तो ज़िंदगी पहले भी ठीक होती है, गुजारनी तो हमने वैसे भी होती है, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे लोग मिलते रहें अपने रास्ते में, अपनी जर्नी के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बाद के फ्रेंड्स हो, जो कि आपको पता है कि ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। जब एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है तो बड़ी कम दोस्तियाँ होती हैं, बड़े कम लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, जिनके साथ आप फेमिलियर होते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं आपके दरमियान। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अच्छे लोग आपको मिलते रहते हैं रास्ते के अंदर, चाहे वो दोस्त हों चाहे ना हो। कई दफ़ा वो आपके डिफरेंट कॉलीग्स की शक्ल में आपको मिल जाते हैं, कई दफ़ा आपके नेबर्स की शक्ल में मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में मिलते रहेंगे। सच में बेहतर तरीके से खुशनसीब होना ही है। आगे चलते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों को अपने शो का हिस्सा बनाते रहें। आज भी आपकी सेलिब्रेशंस को हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ज़िंदगी में चाहे अच्छी चीज़ें हों, चाहे कुछ मुश्किल भी चीज़ें हों, हमेशा हिम्मत से काम लें। और आपकी ये जो बर्थडे है रियली रियली होप अच्छी गुजरी होगी आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ते आपको पता है कि अगर आप लोगों की भी कोई सेलिब्रेशंस है, कोई बर्थडेज हैं, कोई इवेंट्स हैं, तो लाजमी तौर पर आप 30 सेकेंड की वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें और हम उसको अपने शो में ऐड करेंगे। और ऑफकोर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैसलाबाद के हर टैलेंटेड इंसान को, हर शख्स को हम चाहते हैं कि हम अपने शो में बुलाएं, उनसे बातचीत करें, लेकिन उसके लिए आपका टैलेंट रेयर और यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। तो जी अगर आप में कोई भी टैलेंट है, कोई भी पैशन है, तो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें, और वो वीडियो जो है लाजमी तौर पे शो में तो चलाई ही जाएगी। लेकिन अगर आपका टैलेंट यूनिक है, आपका टैलेंट रेयर है, तो हो सकता है कि आपको शो के अंदर इन्वाइट किया जाए और आपके साथ इंटरव्यू भी किया जाए। तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, हो सकता है हम जानना चाहें कि आपने किस तरह से अपने टैलेंट को परस्यू किया, किस तरह से आपने जो अपनी जर्नी रही है उस पर आप चलते रहे, किस तरह से आपने अपने रास्ते को आसान किया। और जब भी पैशन की बात करते हैं तो रास्ता कभी आसान होता है, कभी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे ही होता है पैशन के मुश्किलात का भी सामना करके भी पैशनेट इनफ यू हैव टू डू इट। साथ साथ जी ट्रैफिक के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है? आज वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप वकास? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बताइएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? फातिमा, ट्रैफिक की सूरत हाल आज जो है वो शहर की कुछ मेन शाहराहें जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, जिनमें अगर बात की जाए खासतौर पे शेखुपुरा रोड की, तो शेखुपुरा रोड पे गटवाला पुल के करीब जो है गुज़िश्ता रात से एक डंपर खराब खड़ा है, जिसके बायस लाहौर से आने वाली और एक्सप्रेस वे पे जाने वाली ट्रैफिक जो है वो मुश्किलात का शिकार है। जबकि इसके साथ साथ सरगोदा रोड हमारा जो है उस पे वासा के कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जो है लोड कुछ ज्यादा हो गया है, और वासा ने एक साइड जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर रखी है, जिसके बायस शहरी जो है वो अब मुतबादल रास्ता खुद से अपनाना शुरू हो गए। जनाब बाग वाले रोड से ट्रैफिक जो है लारी अड्डा से होते हुए गुजर रही है। दूसरी जानिब समुद्री रोड जो है वो भी कंस्ट्रक्शन के बायस जो है वो कुछ स्लो है, और जड़ावाला रोड खासकर अगर हम बात करें तो सेंट्रल जेल के बाद का एरिया जो है जड़ावाला रोड पे, वहाँ इंतहाई टूट फूट का शिकार होने के बाद सड़क जो है वो शहरियों को फुल स्पीड में जाने से जो है वो रोक रही है। तो शहरियों को इन तमाम तर शहरात पे से गुजरते हुए जो है कुछ सब्र का दामन जो है वो अपने हाथ में रखना होगा और एहतियात से गाड़ियां चलानी होंगी। इसके अलावा अगर कैनाल रोड और एक्सप्रेस वे की बात की जाए और साथ साथ सूसा रोड की बात की जाए, या खासतौर पर गुलाम मोहम्मदाबाद में मिलाद रोड की बात की जाए, तो इन तमाम एरियाज के अंदर जो है वो जुज़वी तौर पे ट्रैफिक जो है वो मुतासिर है। चूंकि स्कूल टाइम है, कुछ बैरियर्स लगा के जो है पीटीसीएल कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जो है रोड की कुछ साइडें जो है वो बंद की गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि कई सारे जो राउट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं पार्शली कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो कभी पीटीसीएल की वजह से, डिफरेंट रीजंस होंगे इसके पीछे। लेकिन एक चीज़ जो कि हमेशा सामने आती है वो यही है कि कभी भी ऑल्टरनेटिव रूट प्लान नहीं किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क और डिफरेंट तरह की जो रिपेयर वर्क्स हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कभी भी ऑल्टरनेटिव नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग लेट होते हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, लेट होने की वजह से लोग ओवर स्पीड करते हैं, जिसके बाद
कोई ना कोई हादसा पेश आते रहते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें। फैसलाबाद के ट्रैफिक हमने बहुत बढ़ती हुई देखी है। पिछले 5 साल के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो अच्छा खासा इजाफा हुआ है ट्रैफिक के लोड के अंदर और बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट साथ साथ चले वक्तों के और जहां पर बदल रही हैं चीज़ें, ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, निज़ाम को भी बदलें, थोड़ा आसानियां पैदा करें शहरियों के लिए, बल्कि मुश्किलात नहीं। साथ ही साथ आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके हवाले से बात करें, इश्यूज को कवर करें, ना सिर्फ लेकिन ये भी कोशिश करें कि हाईलाइट करने के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएं, जहां तक हो सके चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। सजेशंस, एडवाइस हमेशा हमारे शो में वेलकम रहती है और हम आप लोगों की कहानी, आप लोगों की एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहते हैं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। बहुत ही खास मेहमान आज हमें ज्वाइन करें स्टूडियो के अंदर, जिनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी सी पॉलिटिक्स के हवाले से, थोड़ी सी लाइट हार्टेड बातें भी करेंगे और थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले तो जी मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे लिए। साथ ही साथ अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर है। वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक दफा फिर। डिस्कशन का आगाज करते हुए सबसे पहले तो जी पॉलिटिकल सिनारियो को देखें तो अवाम बहुत परेशान है। अवाम की तरफ से हर रोज महंगाई के हवाले से हमें टेंशन बढ़ती हुई नजर आती है। जहां पर एक वक्त सिर्फ छोटी मोटी अशिया के ऊपर इश्यूज होते थे, अब वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेसेसिटीज लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। स्पेशली लेबर क्लास की बात करें, उनके लिए चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा सा कॉमेंट करें। देखिए, फैसलाबाद जो है ये एक इंडस्ट्रियल शहर है और यहाँ पर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो लगी हुई है। आप देखें खोड़ियावाला रोड देखें, जड़ावाला रोड देखें, झंग रोड देखें, समंदरी रोड देखें, तमाम के तमाम जो हमारी मेन शाहरात हैं जो हमें दूसरे शहरों के साथ लिंक करती हैं, वो तमाम की तमाम शाहरात पर इंडस्ट्रियों की भरमार है। चलें, जैसे भी है इंडस्ट्री लगी है, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो अब मुश्किलात का शिकार आपको नज़र आती है। बड़ी हमारी कोई किस्मत अच्छी थी कि लोगों के लिए तो कोरोना वबा थी, लेकिन कोरोना की वजह से पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर थे, खुसूसी तौर पर जो फैसलाबाद के थे, उनको बाहर से इंडिया के बंद होने की वजह से और बांग्लादेश बंद होने की वजह से, चाइना बंद होने की वजह से उनको ऑर्डर मिले और यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री का जो पहिया है वो चला। लेकिन आज फिर वो इंडस्ट्री मुश्किलात का आपको शिकार नज़र आ रही। उसकी वजह क्या है? जो हमारा खाम माल होता है, जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो माल जो है वो पीछे से महंगा आ रहा है, या जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से लेते हैं, हमारे केमिकल्स हैं, हमारे कपड़े का धागा है, कुछ और चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, तो वो जो सामान है वो आम बंदे की पहुंच से दूर होता जा रहा है और छोटी इंडस्ट्री वाला तो अपनी इंडस्ट्री बंद करके बैठ गया है। बड़े ग्रुप जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं जो घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्री चलाते थे वो अब परेशान हैं, क्योंकि चीज़ें महंगी होने की वजह से उनको पीछे से माल महंगा मिलता है। जब माल महंगा मिलता है तो वो प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होती है और वो मार्केट रेट को कम्पीट नहीं कर पाती। अच्छा, दूसरी तरफ आएँ तो हमारा जो मज़दूर है खसूसी तौर पे आप देखें कि चौक घंटा घर में आप सुबह जाएं, आपको बेचारे धक्के खाते नज़र आएंगे। गुलाम अहमदाबाद जाएं, आपको सदर बाज़ार में बैठे हुए नज़र आएंगे। इसी तरह वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चों के लिए 2 वक़्त का नवाला लेने के लिए आते हैं। लेकिन इस जालिम हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से वो मज़दूर जो हैं वो अब अपने बच्चों को खाना भी नहीं 2 वक़्त का खिला सकते, क्योंकि आप देखें कि एक जो 20,000 या 25,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, उसकी जो आमदन है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है, लेकिन महंगाई जो है वो आसमानों पे पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल से हुकूमत को ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। देखिए, हम 90% लोगों को एक तरफ रख के 10% वाले लोगों को उन पर तरजीह दे रहे हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने नीचे वाले लोगों को उठाकर ऊपर लेके आते हैं। ये इमरान खान जब कंटेनर पर था तो तब ये इन्हीं लोगों की बात किया करता था, लेकिन आज वो पता नहीं किस वजह से वो सारे वादे, वो सारी बातें, वो सारा जो वो बोलता था आज उसके उलट करता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी यही वजह है कि आप देखें कि गरीब लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं।
जिला कौंसिल में देखें लोग गलियों अपने गलों में रोटियां डालकर आज एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शंस अगले जो हैं वो ज्यादा दूर नहीं है। अगर पीएमएलएन इन पावर आती है तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी इन लेबरर्स को लेकर? देखिए, पीएमएलएन ने पहले भी करके दिखाया है। अच्छा, इस मुल्क में जो काम नहीं हो सकते थे वो पीएमएलएन ने करके दिखाए हैं। यहाँ पर कोई नहीं मानता था कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा। 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी पूरी टीम ने ऐसे काम किए, दिन रात शबाना रोज मेहनत करके उन्होंने बिजली के नए कारखाने लगाए, और वो कारखाने लगाए कि जिनकी दुनिया तारीफ करती है। आप देखें कि हमारे पास उस वक्त सरप्लस बिजली हो चुकी थी, लेकिन आज फिर हमें लोड शेडिंग की नज़र किया जा रहा है। अब हुकूमत की जो बेहिसी है वो यहाँ से नज़र आती है कि पावर प्लांट अगर गवर्नमेंट की मलकियत हैं और वो पावर प्लांटों की सर्विस क्यों नहीं कराई गई, क्यों लोगों को लोड शेडिंग मिल रही है? भाई आप लोगों को बिजली दें, उनसे बिल लें। अब देखें कि लाइन लॉसेस जो हैं वो सिवाय पंजाब के बाकी 3 सूबों के जो लाइन लॉसेस हैं वो हम पर डाले जा रहे हैं। पंजाब वाले बोझ भी उठाते हैं और पंजाब वाले बुरे भी बनते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है कि बिजली चोरी करे केपी वाला, बिजली चोरी करे सिंध वाला, बिजली चोरी करे बलूचिस्तान वाला और उसका बिल पंजाब दे, और फिर उसके बाद भी वो गालियां सुने। तो इस तरह की जो बात है वो हुकूमत की पॉलिसी जो है वो ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। और अब्दुल रहमान, मैं चाहूंगी अगर आप भी कमेंट करें सारे सिनेरियो के ऊपर, कितना जरूरी है कि लेबरर्स के राइट्स के हवाले से उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्पैक्ट हो रही है सारे सिनेरियो के अंदर, चाहे हम अपोजिशन की बात करें चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें। एट द एंड ऑफ द डे प्रायोरिटी शहरी होने चाहिए, आवाम होनी चाहिए। फातिमा, थैंक यू। देखिए, जब पीएमएलएन की हुकूमत थी, अभी ये कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो 2013 से 18 के दरमियान अगर बात करें तो मिडिल क्लास पे स्पेशल फोकस किया हुआ था मियां नवाज शरीफ ने, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर डॉलर की कीमत भी एक बैलेंस पे रही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थोड़ी बहुत बढ़ती रहीं, इतनी कभी भी नहीं बढ़ी कि वो अवाम की पहुँच से दूर हो जाए। जब डॉलर की कीमत पे कंट्रोल रहा तो उसमें जितनी भी इंपोर्ट्स होती थी वो बड़े मुनासिब रेट्स पे मिली, और 5 सालों में तकरीबन जो महंगाई है वो भी एक बड़ी एवरेज के साथ बढ़ी और तमाम चीज़ें, जॉब्स क्रिएट होती रहीं। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। देखें, जो तरक्याती स्कीमें थी वो अरबों रुपए की लगी। यहाँ पर डैम्स बने, इसके अलावा जो ब्रिज बने, फ्लाई ओवर बने, अंडरपासेस बने। फैसलाबाद का वो एक देही इलाके से शहर में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह से दूसरे अगर अजला की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों का जो पैसा है वो सर्कुलेशन में आता है, और जब वो सर्कुलेशन में आता है तो फिर उससे जो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब इन्होंने आते साथ ही सख्ती की, नैब ने चढ़ाई कर दी, बिजनेसमैनों ने जो अपने पैसे वापस खींच लिए, डेवलपमेंट तकरीबन रुक गई। देखिए, पिछले 3-3.5 साल हो गए फैसलाबाद में डेवलपमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है। पैच वर्क की वजह से रोड्स ख़राब हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ख़राब हैं, पूरा शहर रात को अंधेरे में डूबा होता है, स्ट्रीट लाइट्स कहीं भी नहीं चल रही थी। तो ये नून लीग के दौर में हमने नहीं देखा। कम से कम जो कारखाने थे वो चल रहे थे, बिजली चल रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क साबित हुआ। फिर जो गुर्बत है वो आवाम को गुर्बत में धकेला गया। जो मिडिल क्लास है वो स्क्वीज़ होके बिल्कुल लोअर क्लास में चली गई। उसका नतीजा ये निकला कि लोगों के पास 3 वक्त खाने के लिए पैसे नहीं रहे, लोगों के पास जो बिजली का बिल अदा करने के पैसे नहीं रहे। इतना महंगा यूनिट कर दिया है। स्लैब सिस्टम का ये खात्मा करने से ये नुकसान हुआ है कि अब तमाम लोग जो है वो कम से कम बिल भी जो बिजली का वो 10,000 के करीब जाके शुरू होता है। गैस का बिल जो लोगों का आम घरानों का 200-250 रुपये आता था वो 1800 की स्लैब पे चला गया। तो ये जो गरीब लोग जिनकी तनख्वाहें कम से कम तनख्वाह होती है वो कहाँ से अफोर्ड करें, एक महीने का बजट बनाना मुश्किल हो गया। तो ये आप कह सकती हैं कि इन्होंने जो खसूसी टारगेट किया है, जो ये शऊरी किया या गैर शऊरी किया, वो गरीब टारगेट हुआ है। बिल्कुल, और एब्सोल्युटली बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं और हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आज पॉलिटिक्स के हवाले से, एंड ऑफकोर्स हमारा फोकस फैसलाबाद शहर रहता है। हम चाहते हैं कि फैसलाबाद शहर की, चाहे वो हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे डिफरेंट तरह के जो हमारे सेक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि फैसलाबाद शहर को
जितना हो सके कवरेज मिले, और सिर्फ इश्यूज को हाईलाइट करना हमारा पर्पस नहीं होता है, बल्कि कोशिश रहती है कि इन इश्यूज को सॉल्व करने की तरफ लेकर आया जाए। अगर आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, कंसर्न्स हैं या सवालात हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। एंड याद रखें, हम आप लोगों की एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सवाल पूछें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट तरह के इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ जो कि ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं। मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप असेंबली में बहुत एक्टिव रहते हैं, आप इतनी एनर्जी जो है वो लेकर कहाँ से आते हैं, कहाँ से इतनी मोटिवेशन लेकर आते हैं कि एक्चुअली आवाम के लिए कुछ करना है? जब कंपेयर करें दूसरों से तो आई थिंक इतनी एनर्जी नहीं होती। एक दफ़ा इलेक्ट हो जाए उसके बाद होता है अच्छा बस ठीक है। कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? देखिए, ये अपने अपने ज़मीर की बात होती है कि जब आप वोट लेते हैं तो आपने असम्बली के अंदर अपना किरदार जाकर अदा करना होता है। अब बड़ी मादरत के साथ मुझे ये बात करनी पड़ती है कि जो हमारे कोलीग्स हैं वो जिस मैंडेट के लिए वोट लेकर असम्बलियों तक पहुंचते हैं वो अपना वो मैंडेट जो है वो पूरा नहीं करते। देखिए, असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन होनी है। लेजिस्लेशन से फ़ायदा क्या होएगा? फ़ायदा ये होएगा कि जो आम आदमी की मुश्किलात होंगी उस पर हम डिस्कस करके उसको हल करने के लिए हम मदद करेंगे। वहाँ पर असम्बली के अंदर क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में होता क्या है? क्वेश्चन आवर में असम्बली की जो स्पीकर होता है वो पूरे पंजाब की आपकी जो कारकर्दगी गवर्नमेंट की होती है वो वहाँ पर डिस्कस होती है, और वो वहाँ पर आपको सवाल उठाना चाहिए। वहाँ पर आपको अपने हलके की, अपने शहर की, अपने सूबे की नुमाइंदगी करनी चाहिए। और इसी तरह जब हम कोई प्राइवेट बिल लाते हैं या कोई दूसरा बिल लाते हैं, कोई करारदाद मफाद आमा की लाते हैं, हमें शहर के लिए, आप देखें कि मैंने अलाइड हॉस्पिटल के लिए पैसे लेकर दिए थे, मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए पूरी कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाब किया। इसी तरह मैंने एक्सप्रेस वे पे काम किया था, अल्लाह ताला ने वो भी फैसलाबाद को तोहफ़ा दिया। इसी तरह बर्न यूनिट के लिए मैंने बहुत ज़ोर लगाया था, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और शहबाज शरीफ साहब का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने फैसलाबाद में हमें बर्न यूनिट बना कर दिया। क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जो मज़दूर बेचारे झुलस जाते थे उनके इलाज के लिए हमें वो खारियाँ जाना पड़ता था जेलम के पास। तो वहाँ पर जाते जाते या तो पेशेंट की डेथ हो जाती थी, अगर कोई बच जाता था तो वो फिर उनके घर वालों का आना जाना जो वो बड़ा मुश्किल होता। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे हैं आप? शुक्र लगा जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा NA 31 में जो नून लीग के वोट देने की वीडियो आई है, इसके बारे में इनका क्या ज़ाहिर ख्याल है? देखें जी, NA जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखें जी, ये लाहौर का मैटर है और हमने अपनी पार्टी से रब्ता किया है। हमारी पार्टी की वो वीडियो जो है वो फेक बनाई गई है। अब वहाँ पर कमेटीज़ बन गई हैं, हुकूमती कमेटीज़ बनी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कमेटीज़ बनी हैं। वो कमेटी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगी। अगर वो हमारे बंदे हुए तो मैं ये समझता हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल गलत काम को यहाँ पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मैं अपनी हमारी पार्टी ने किया हो चाहे किसी और पार्टी ने किया हो। अगर हमारे कारकुनों ने किया है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर किसी और ने किया है। देखिए, वोट होता है आपके ज़मीर का। वोट को ख़रीद कर जो बंदा असम्बली में पहुँचेगा वो क्या अपनी आवाम की नुमाइंदगी करेगा? तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी पार्टी से लाहौर में रब्ता किया है। हमारी पार्टी ने ये कहा है कि ये फेक वीडियो जो है ये बनाकर पेश की गई है मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वहाँ से पहले भी जीती थी और अब भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जीतने जा रही है। तो हमें इस तरह के हथगंडों की ज़रूरत नहीं है, ना हमने पहले कभी किया है ना अब इंशाल्लाह करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी पार्टी लीडरशिप से भी कि वो इस पर अपनी तरफ से भी एक शफाफ इंक्वायरी कराएंगे और जो ज़िम्मेदार बंदा होगा उसको ज़रूर इंशाल्लाह सज़ा हम दिलवाएंगे। अगर आपकी अपनी पार्टी में से कोई रिस्पॉन्सिबल निकलता है इसके लिए तो क्या पेनल्टी होगी उनके? देखें, जिसने भी, मैंने तो आपको पहले कहा है कि जिसने भी ये काम किया है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें हमारी इतला के मुताबिक वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वीडियो आई थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है।
पूरी दुनिया जानती है कि लाहौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जियालों का शहर है। हमेशा से वहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अक्सरियत से उनके जो हमायत याफ्ता लोग होते हैं वो जीतते हैं। तो अब भी वहाँ पर देखें कि जो हमारी शाइस्ता परवेज़ हैं, हमारी कैंडिडेट हैं, वो वहाँ से एमएनए थीं, उनके हस्बैंड एमएनए थे, उनके बेटे एमएनए थे, तीनों एक ही घर से एमएनए थे। तो शाइस्ता जो थीं हमारी वो मखसूस नशिस्तें आई थीं और परवेज़ मलिक साहब बहुत बड़े हमारे कारकुन थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने उनकी बेशुमार खिदमात जो हैं वो पार्टी के लिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो लोगों ने किया है ये उनको सिर्फ बदनाम करने के लिए किया है, अदरवाइज इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल जी। और ऑफ कोर्स हमारा काम है कि किसी भी अगर कोई भी कंसर्न होती है लाजमी तौर पे किसी पे एलिगेशन नहीं लगाई जा रही, ना ही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो। जो भी होगा सच सामने आ ही जाता है, सच कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है। तो जी चौधरी शेर अली भी आजकल बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? लेकिन चौधरी शेर अली साहब फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बानी हैं। जब 16 लोगों ने मुस्लिम लीग नून बनाई थी तो उनमें जो उनके सरपरस्त थे वो चौधरी शेर अली साहब थे। हम तमाम जो पॉलिटिशियन हैं फैसलाबाद के अंदर, ये तमाम के तमाम चौधरी शेर अली के छतरी तले हमने जन्म लिया है सियासत में और आगे हम अपनी असम्बलियों तक पहुँचे हैं। मेरे समेत तमाम शहर के, चाहे वो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान हैं, तमाम के तमाम चौधरी शेर अली के साथ मिलकर सियासत करते रहे और उनकी सरपरस्ती में काम करते रहे। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, बल्कि मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको और उनकी पूरी फैमिली को कि उन्होंने जिस तरह फैसलाबाद में पॉजिटिव पॉलिटिक्स को उन्होंने सपोर्ट किया है। हमेशा आप देखें कि उन्होंने बड़े बड़े काम जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर किए हैं। आप देखें कि जब ये जिना बाग का मुंह बोलता सबूत है, जो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह ये मंसूबा जो है ये अपनी मिसाल आप होगा। ये चौधरी शेर अली ने जगह वागुजार करवा कर ये बनाकर फैसलाबाद के लोगों को तोहफा दिया था। इसी तरह अब्दुल्लापुर की जो सड़कें थीं, मेन सड़कात थीं, उनकी रेनोवेशन थी। वहाँ पर गरीब लोगों को जो बेघर हो चुके थे उनको एडजस्ट करना था। तो जो अवामी दर्द वाला बंदा होगा वो कभी भी उसको जवाल नहीं आएगा। जो बंदा अवाम की पल्स पे हाथ रख के चलेगा तो वो फिर इंशाल्लाह कभी भी हारेगा नहीं। तो अभी भी आप देखें कि आबद शेर अली साहब के साथ जो उनके हलके में किया गया इलेक्शन में वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बिल्कुल जी। और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ऐसे कहते पहले ब्रेक ले लेते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, कुछ इश्यूज़ को भी कवर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी लाइट हार्टेड बातें भी करेंगे। और ऑफ कोर्स लाइट हार्टेड बातों की तरफ मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। सबसे पहले तुझे जुनैद सफ्दर का वलीमा कब है ये बता दें। आई थिंक पाकिस्तान की बहुत सारी लड़कियाँ इंतज़ार कर रही है कि आखिर कब है ये वलीमा। जुनैद सफ्दर साहब का जो वलीमा है वो है 17 तारीख को। अच्छा। प्राइवेट में होगा और उनकी फैमिली फंक्शन है। अच्छा। और बिल्कुल मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी नई शुरू होने वाली जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला उनको खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। लेकिन पिक्चर्स तो हमें देखने को मिलेंगी ना, अगर हम इनवाइटेड नहीं भी होंगे पिक्चर्स तो मिलेंगी हमें। पिक्चर्स तो फिर जाहिर है, फिर देखिए वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नवासा है और उसकी पिक्चर्स तो फिर दुनिया देखेंगी। बिल्कुल जी। और ऐसे ही पिछली दफ़ा भी आपको पता है कि निकाह की जो पिक्चर्स थी वो वायरल हो गई थी, और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से जो इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए थे कि इवन वो भी बहुत पसंद किया उन्होंने। जो आउटफिट्स थे, जो सारी पिक्चर्स थी, बहुत अच्छी लगी। और जुनैद सफ्दर की गाने की भी एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई थी। तो इस बार भी कोई गाएंगे कुछ? देखें ये तो उनका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं पता कि वो गाएंगे या नहीं गाएंगे, लेकिन खुशी का मौका है, मेरे ख्याल से तो गाना चाहिए। इसमें कौन बिल्कुल जी। पाकिस्तान की बहुत सारी जी। हमारे पंजाब का ये कल्चर भी है कि जब शादियां होती हैं तो खुशी के अंदर बंदा भंगड़े भी डालता है, हाँ। गाने भी गाता है, सब कुछ करता है, और ये तमाम शादियों में होता है। आप देखें कि पूरे पंजाब के अंदर हफ्ता पहले ही घरों में जो है वो गाना शाना शुरू हो जाता है और मेहंदियाँ लगती हैं और ढोलक बजती है, और ये हमारे पंजाब की सकाफत भी है।
तो इसमें तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी। और अब्दुर्रहमान, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान के बड़े एक्साइटेड हैं और बड़ा इम्पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इतना डिले हो गया, नहीं तो पहले ही वलीमा जैसे कि कहा गया था हो जाना था। आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी दोबारा अगर हम थोड़ा सा पीडीएम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। पीडीएम की क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो स्पेशली फैसलाबाद के लोग हैं, जो कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले ही फैसलाबाद पीएमएलएन की तरफ नजर आता है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, पीडीएम के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की हमेशा कोशिश रही है कि आर या पार छाया जाए, जबकि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या असफ अली जरदारी या दूसरे लोग हैं, असफ अली जरदारी हालांकि पीडीएम में शामिल नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल है। वो चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली हुकूमत को कमज़ोर भी किया जाए, अवाम में जो रूट्स है वो अपनी बहाल की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनके पास जो एक पाकिस्तान में जो 90 की दहाई में जब हुकूमतें गिराई जाती थी तो वो उनके पास एक बहाना होता था, हमें टाइम पूरा नहीं करने दिया गया। तो ये भी इनका गिला हटाना चाहते हैं कि ये गिला ना बाद में करें कि हमें अगर पूरा टाइम देते तो शायद हमें दूध शहद की नहरें जो बहा देते। अवाम पे अच्छा खासा जो इनका ख़राब इमेज है जाना चाहिए। देखें कि अगर जो 3.5 साल बाद सूरत हाल बनी हुई है, अगर इन्हें पहले 1-2 साल में फ़ारिग कर देते शायद अवाम को इनकी हकीकत का इतना ज़्यादा पता ना चलता। अभी अवाम इनसे उकताई हुई है और जितना ये लंबा टेनोर खींचेंगे पीपल्स जो पीटीआई की मकबूलियत उतनी ही कम होती जाएगी। और पीडीएम की पंजाब में देखिए मुस्लिम लीग नून ही पीडीएम में, उससे बाहर जो दूसरी मजहबी जमातें हैं या दूसरी जमातें शामिल हुई हैं उनका उतना ज़्यादा वोट बैंक शामिल नहीं है। इसलिए अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अभी उनकी ये पोजीशन बन चुकी है कि उनको हराना बहुत मुश्किल होगा। फैसलाबाद में अगर बात करें, यहाँ पर उनका नून लीग का किला समझा जाता था, इसमें दरार पड़ी, काफ़ी सीटें जो लूज़ की। ये तमाम की तमाम सीटें वापस जाने की पूरी उम्मीद है जब भी इंतखाबात होते हैं, क्योंकि अक्सर समझा जाता है कि आखिरी साल में जो हुकूमत है वो अवाम को रिलीफ देती है, लेकिन अब तो ये हुकूमत आखिरी साल में भी रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। सिर्फ बातें की जा रही है। अगर बातों से हुकूमत चलती तो ये सबसे कामयाब हुकूमत होती, लेकिन ये बातों से नहीं चलती। डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ती जा रही हैं, जो मुआहदे IMF के साथ किए उसमें आने वाले दिनों में भी कीमतें बढ़ेंगी। तो ये पीडीएम अच्छी अपनी जो है वो प्ले कर रही है रोल। एक जानब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अभी फैसलाबाद में बहुत बड़ा जलसा हुआ है, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उसकी मेज़बान थी, लेकिन वहाँ पर भी PMLN के लोग ही शामिल थे, PMLN के अहदेदारान थे। मरीम नवाज साहबा आई हुई थी, चौधरी शेर अली के घर आई, उनके साथ रैली की सूरत में शिरकत की। तो ये चौधरी शेर अली दोबारा से जब एक्टिव हुए हैं ना, तो ये जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हर वीक पे जलसा किया जा रहा है, बहुत बड़ा जलसा होता है, कोई एक इलाका या यूसी मुंतखब की जाती है, तो इससे जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है। देखिए, उनके अलावा जो पीडीएम के जलसे हैं और यहाँ पर फैसलाबाद में चौधरी शेर अली के जलसे हैं, तो ये एक तरह से फ़ज़ा बना रहे हैं आने वाले इलेक्शन की। वो कब होते हैं वो तो अंदाज़ा हो जाएगा, 1.5 साल बाद तो वैसे भी होंगे ही ना, मतलब जब टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे कबल अगर होते हैं तो PMLN उसके लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल। और अगर कोलैबोरेशन के हवाले से बात करें, ऑपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को, और ज़रूरी भी है क्योंकि जो लोग एट द टाइम इन पावर है उनको पता होना चाहिए कि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है, कि साथ साथ कोई देख रहा है और जवाब मांग रहा है। जहां पर कोई गलती हो रही है, जहां पर कोई कमी पेशी हो रही है, वहां पर जवाब भी मांगा जा रहा है। तो कोलैबोरेशन क्यों नहीं की जाती? और मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे, तो अब्दुर्रहमान आप कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद में बस देखिए, ये मतलब इकट्ठे थे पहले, लेकिन अब मसला ये आ जाता है कि ये हो नहीं सकता। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है इसकी ये हुस्न है कि इसमें जो अपोजिशन है वो तनकीद भी करती रहे, जो हुकूमत है वो अपनी तनकीद करती रहे। अपोजिशन जमातें भी इस तरह से इकट्ठी नहीं हो सकती, इकट्ठी हुई भी थी लेकिन फिर अलहदा-अलहदा। देखिए, ये मफादात की जंग होती है, और मफाद क्या होता है, हर पार्टी की कोशिश है कि वो हुकूमत में बैठी। जो छोटी पार्टी हैं उनकी कोशिश है उनका स्टेक ज़्यादा हो। मौलाना फजलुर रहमान इसकी बेहतरीन मिसाल होगी कि वो कभी ये सूबे में भी इकट्ठे हुकूमत बना चुके होते थे और मरकज़ में अपोजिशन लीडर होते थे कम सीटों के बावजूद। तो इस तरह से ये मफादाती जंग है, और आखिरी मफाद यही होता है कि हमारी हुकूमत बने। पार्टी और PMLN अक्सर तौर पे कुछ थोड़ी बहुत बातचीत भी करते नजर आते, लेकिन PTI और PMLN नहीं हो सकता ना। देखिए, पीटीआई ने वोट ही इसी बुनियाद पे लिया है कि हम एहतसाब करेंगे, जो करप्ट उन्हें जेलों में बेचेंगे। तो अगर वो PMLN के साथ बैठेंगे, उनका सारा बयानिया अपनी मौत मर जाएगा, उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उनका साथ छोड़ बिल्कुल जी। यानी कि जिस फाउंडेशन पे उन्होंने अवाम को अपनी तरफ किया है वो ही क्वेश्चन में आ जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, मैं पहले आपको मैं अब्दुर्रहमान साहब बात कर रहे थे तो मैं इनकी बात में एक बात ऐड करना चाह रहा था
कि देखिए अपोजिशन को मेरे ख्याल से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं ये उसी के बोझ तले जो है ये अवाम की नज़रों में गिरते जा रहे हैं। आप देखें कि आटे की कीमत आसमानों पे है, चीनी की कीमत आसमानों पे है, घी की कीमत आसमानों पे है, दालों की कीमत आसमानों पे है। आप मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी के घर में उसके किचन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? यही चीज़ें होती हैं। जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चे के लिए 2 नवाले की तलाश में निकलता है, और जब वो शाम को खाली घर पहुंचता है उसके बच्चे भूख से बिलखते हैं। तो आप सोचें ज़रा, आप इमेजिन नहीं कर सकती कि उनके गरीबों के घरों का हाल क्या हो चुका है। बिल्कुल जी, और एट द एंड ऑफ द डे चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर हो, एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा आवाम मैटर करती है। जो भी गवर्नमेंट आती है आवाम प्रायोरिटी होनी चाहिए और आवाम के लिए आसानियां पैदा करना। उम्मीद करेंगे कि आगे चलते हुए बेहतरी आए चीज़ों के अंदर, और डिस्कशन का यही पर्पस होता है किसी की साइड लेना या क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, बल्कि एक्चुअली कुछ सवाल उठाना होता है ताकि आवाम की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए अपने बिजी स्केड्यूल्स में से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह दी। तो अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफ कोर्स मैं किचन के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हूँ। जब दिन का ये वक्त होना शुरू होता है अराउंड 11, तो भूख लगना शुरू हो जाती है, दिल कर रहा होता है कि कोई अच्छा सा नाश्ता करे, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो गई, इतनी भागदौड़ होती है ज़िंदगी में कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता है अपने लिए और अपनी सेहत के लिए। लेकिन याद रखें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली फिट होंगे, जिसका मतलब है अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ, पैशंस, अचीवमेंट्स, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो बेहतर तरीके से अचीव कर सकेंगे। अगर मैं बात करूं ब्रेकफास्ट की, तो ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है कि अच्छे कुकिंग ऑयल में बनाया जाए, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो। गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन से ये तैयार किया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके बाद ऑफ कोर्स आपका कुकिंग ऑयल बहुत ही आपके लिए अच्छा होता है, खालिस होता है, प्योर होता है, जिसका मतलब है कि आप कोई भी चीज़ जो इसके अंदर बनाते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो इसके अंदर इंटैक्ट रहती है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिश जो कि आप बना रहे हैं उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें, चाहे वो सेहतमंद ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं है और वो जल्दी जो है उसका बर्निंग पॉइंट है, तो इसका मतलब होगा कि जब तक खाना तैयार होगा तब तक न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर बात करें, आजकल लोग चाहते हैं कि खाना मज़ेदार तो हो लेकिन साथ ही साथ सेहतमंद भी हो और लो इन कैलोरी भी हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जायके पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और अपनी सेहत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आप लोगों का खाना टेस्टी भी होगा, डिलिशियस भी होगा, लेकिन उसी के साथ साथ लो इन कैलोरी भी होगा, जिसका मतलब है कि कोई भी डिश जो कि आप बना रहे हैं आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि क्या इसका कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रेडिशनल डिश हो या फिर कोई ऐसी डिश हो जो कि आपने शायद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी है, या कोई ऐसी रेसिपी है जो कि आप ट्राई आउट करना चाह रहे हैं, तो बड़े आराम से आप गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर इसको ट्राई आउट कर सकते हैं बगैर किसी भी टेंशन के। और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा क्या ये ट्रेडिशनल डिश बना पाएंगे या प्रिसीजन इसके अंदर किस तरह का होगा, बिकॉज गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि चाहे वो ट्रेडिशनल रेसिपी हो, चाहे फिर वो कोई मॉडर्न रेसिपी हो, चाहे कोई इटालियन डिश हो, चाहे कोई स्पेनिश कुजीन हो जो कि आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई लैटिन अमेरिकन डिश हो जो कि आपने इंटरनेट पे देखी और अब आप चाहते हैं कि वो अपने घर में ट्राई करें और अपने बच्चों को टेस्ट करवाएं या फिर अपने हस्बैंड के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, चाहे कोई भी डिश हो, आप बड़े आराम से गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं प्रिसीजन के साथ, बगैर इस चीज़ की टेंशन लिए कि कुजीन कौन सा है और शायद आपको डिफरेंट तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है आपकी कोई भी कुजीन हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, कोई भी टाइम हो खाने का, आप बड़े आराम से अपनी डिश को तैयार कर सकते हैं और कोई टेंशन नहीं है, कोई भी रेसिपी प्रिसीजन के साथ बन जाएगी, विच इज़ ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट। अगर सर्दियों की बात करें तो दिल करता है कि शाम के वक्त आप बड़े आराम से बैठकर मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसी के साथ साथ उन रेसिपीज़ के साथ चाय भी पीने का बहुत दिल करता है। स्पेशली सुबह का ये वक्त जो होता है, इसमें एक कप चाय हो तो आपका बाकी का जो दिन है उसके लिए आपकी एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आज मैं ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि सुबह सुबह एक कप चाय जो है, एटलीस्ट मेरी कोशिश रहती है कि मैं बना ही लूँ। तो आज भी दूध जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, साथ ही डियर टी की एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग जो कि येलो पैकिंग है, मैं उसको बनाऊंगी। मेरा अपनी प्रेफरेंस रहती है कि मैं थोड़ी कम पत्ती इस्तेमाल करूँ, बहुत ज़्यादा पत्ती मैं ना इस्तेमाल करूँ, मेरी अपनी प्रेफरेंस है, आप लोगों की अपनी हो सकती है।
एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया, एक्सट्रीम क्वालिटी यानी कि जो येलो पैकिंग है वो मैं बना रही हूँ आज, और इसी के साथ साथ लेकिन अगर आप लोगों की प्रेफरेंस थोड़ी तेज़ पत्ती है और आप लोग थोड़ी तेज़ पत्ती पसंद करते हैं तो आप दाने वाली DAT यानी कि जो रेड पैकिंग में अवेलेबल है आप उसको खरीद सकते हैं, जो कि ग्रेट वैल्यू पैक में भी अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहता है, मैं पर्सनली डिस्काउंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो जी DAT की तरफ से ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आपको सेम प्राइस के अंदर एक्स्ट्रा पत्ती मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 क्वालिटी के टी लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर, जिसकी वजह से ये पत्ती बहुत फाइन होती है। और DAT बनाने वालों का ये भी दावा है कि मिनटों के अंदर आपकी चाय के अंदर रंग, जायका और साथ ही साथ फ्लेवर जो है वो आपको मिल जाता है, जिसका मतलब है ऑफ कोर्स आपको पता है किसी भी चाय की खासियत हो तो अपने खुशबू से आपको पता चल जाता है कि खुशबू कितनी अच्छी है या खुशबू अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स खुशबू से ही आपको वो किक मिल जाता है, किक स्टार्ट मिल जाता है पूरा दिन जो है अपना बेहतर तरीके से मोर एक्टिव और तरोताज़ा होकर गुजारने का। तो जी चाय जो है मैं ऑलरेडी बना रही हूँ, मर्जी होती है लोगों की, कुछ लोग पसंद करते हैं कि एक उबाले के बाद जो है, एक बॉयल के बाद चाय को उतार लें, कुछ लोग मल्टीपल बॉयल्स का इंतज़ार करते हैं ताकि अपनी चाय को जो है बेहतर तरीके से वो और पी सके। मेरी अपनी आदत है पर्सनली कि मैं चाय को ठंडी होने देती हूँ, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को लगता है बड़ी अजीब आदत है कि ठंडी चाय पीने का क्या फ़ायदा है, लेकिन मैं गर्म चाय कभी नहीं पी पाती हूँ, और इवन गर्म ड्रिंक्स ओवरऑल जो है मुझे बड़ा मुश्किल लगता है पीना। तो मुझे होता है कि मेरी चाय जो है वो ठंडी हो जाए, क्योंकि मेरी चाय ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है मिनटों के अंदर। अब मैं इसको ठंडी होने रख के जल्दी से जो है इसको पी लेती हूँ। आप लोग भी जाएँ, चाय बनाएं, उतनी देर ऐसा कहते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि मैं अपनी चाय बना रही थी और मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इससे पहले कि मैं अपना दिन स्टार्ट करूं मैं चाय जो है लाजमी तौर पे पी लूँ, और मैं ठंडी करके चाय पीती हूँ। जैसे कि मैं कहती हूँ, पता नहीं लोगों को ये अजीब क्यों लगता है, मतलब बहुत सारे लोग ठंडी करके चाय पीते हैं, अजीब तो बात नहीं है बिल्कुल भी। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हुए हमारे साथ स्टूडियो में और भी बहुत सारे खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आपको पता है हम हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, कभी भी ना बहुत सारी सीरियस चीज़ें होती हैं और ना ही हमेशा लाइट हार्टेड चीज़ें होती है। एक अच्छा बैलेंस होता है ताकि आप लोगों का मूड भी रिफ्रेश रहे, आप लोग इन्फॉर्म्ड भी हों कि फैसलाबाद में क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो, फैशन भी हो, डिफरेंट रंग भी हों, डिफरेंट ड्रेसेस भी हों। और ड्रेसेस की बात करें तो शादियों का सीज़न जो है वो सर पर आ चुका है, कार्ड पर कार्ड आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कपड़े क्या पहनने हैं। मतलब शादियां तो हैं, और बल्कि मैं पढ़ी थी पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें लिखा हुआ था कि शादी के इनविटेशन के साथ ना कपड़ों के पैसे भी भेज देने चाहिए, और ये बड़ी सच्ची बात है, क्योंकि कितने कपड़े बनवाएंगे और रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर तो वही आपको क्राउड मिल रहा है दोबारा से, फिर तो आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट क्राउड होगा तो चलें, फिर ये फायदा होता है कि एक ही ड्रेस जो है 2-3 जगहों पे चल जाता है। लेकिन शादियों का सीजन आ चुका है तो हमने सोचा कि हम आपकी ये जो टेंशन है आसान कर देंगे, आप लोगों को थोड़े से आइडियाज देंगे कि किस तरह से आप अपने आउटफिट्स को प्लान आउट कर सकते हैं, और इवन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। हमारे जो एक्सपर्ट फैशन डिजाइनर्स आज हमें ज्वाइन करें स्टूडियो के अंदर, बड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, डिफरेंट बॉडी टाइप्स के लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या इवेंट है, क्या सेलिब्रेशन है, उसके हिसाब से क्या चीज़ें पहने, निकाह है तो कौन सा कलर होगा, अगर बारात है तो कौन सा कलर है, वलीमा है तो कौन सा कलर है। बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें। ऑफ कोर्स आप लोगों के सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान ऐवान, जो कि डिज़ाइनर हैं, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें। साथ ही साथ इमरान लोधी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी इमरान वेलकम करते हैं शो के अंदर। आप लोगों का आजकल तो बहुत ही बिजी सीजन चल रहा होगा, क्योंकि शादियों का अगर सोचें तो यही हाइप होती है सबसे ज़्यादा, और दिन ब दिन मतलब ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई दिन भी होते जिसके अंदर शादी नहीं होती है, हफ्ता हो जो मर्जी हो, इवन एक हफ्ते में 2-2, 3-3 इवेंट्स भी लोगों को अटेंड करने पड़ रहे थे। तो उस्मान मुझे बताएं थोड़ा सा क्या सिचुएशन है अभी, कौन से कलर्स हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, और रिपीट हो सकते हैं आउटफिट, सच्ची बात बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आप कह रही हैं कि आजकल सीजन है वेडिंग्स का, और हर इंसान की, वो मेल है फीमेल है, उसकी कोशिश होती है कि हम नई से नई चीज़ पहने। तो डिज़ाइनर्स ने भी ऑफ कोर्स जो है मतलब एक नई ट्रेंड्स में चीज़ें लेके आनी होती हैं। वो कुर्ता शलवार है, वो आपका गरारा है, शरारा है, ब्राइडल में अगर देख लें तो उसमें भी डिफरेंट कलर्स, आजकल रेड को नहीं, मतलब रेड हमेशा जो है वो इन रहता है, लेकिन आजकल बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा आप वलीमे का देख लें, वलीमे में पहले जो होता था कि मतलब ग्रे कलर को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी,
अब लेकिन ग्रे के अलावा सिल्वर, मतलब जो डार्क है, ब्राइट सिल्वर आप ले लें, फिर शार्प ले लें, फिर आप टी पिंक ले लें, फिर आप फेरोजी कलर ले लें, मतलब डिफरेंट कलर्स जो है अब वो अवेलेबल है मार्केट में फैमिलीज के लिए। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स लंबी कमीजें आई, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है, हमने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, दोबारा से लंबी कमीजें आ गई, अब दोबारा से पीछे चले गए हम लोग। अब मतलब एक चीज बताएं मुझे उस्मान, लंबी कमीजें सिलवाएं हम कि छोटी कमीजें सिलवाएं? मतलब मैं ये समझता हूं हर साल नए कपड़े कैसे सिलवाए जा सकते हैं? मैं ये समझता हूं कि जो ट्रेंड्स होते हैं ना, वो ऑफ कोर्स डिजाइनर्स ही सेंड कर रहे होते हैं ना पूरी मार्केट में। तो कई दफा ऐसा होता है कि जो है शॉर्ट शर्ट्स का मतलब ट्रेंड आ जाता है, तो वो उसी तरह के जो है कट लाइन पैटर्न्स जो है वो रेडी करके मार्केट में देते हैं। जब देखते हैं कि अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि लोग शॉर्ट पहन पहन के थोड़ा सा मतलब हो जाते हैं कि जी हमें और चीज दें, फिर वो मतलब लॉन्ग में ले जाते हैं। अभी जो है वो लॉन्ग शर्ट्स का मतलब चल रहा है ज्यादा। मैं जितनी भी जो है डिजाइनिंग कर रहा हूँ वो लॉन्ग शर्ट्स में ही कर रहा हूँ फीमेल की। उसमें ये होता है कि कोई मतलब फेरी फ्रॉक्स में आ जाता है, कोई आपकी लॉन्ग शर्ट्स में आ जाता है, कोई ट्राउजर वर्क के साथ आ जाता है, या कोई लॉन्ग शर्ट है तो नीचे गरारा आ जाता है। तो इस तरह डिफरेंट करके जो हमारे क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उसी के मुताबिक बना के देते हैं। बिल्कुल। एट द मोमेंट आपने जैसे मेंशन किया लॉन्ग शर्ट्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, और ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल होता है कीप अप करना, अपडेटेड रहना कि क्या आखिर इन फैशन है। किस तरह से आप अपडेटेड रहते हैं, कैसे मतलब आप देखते हैं कस्टमर की डिमांड क्या है, नीड क्या है, क्या देखकर डिसाइड करते हैं कि अच्छा जी अब चेंज की जरूरत है? हम लोग सबसे पहले तो अपने कल्चर को देखते हैं। ऑफ कोर्स इंटरनेशनली डिमांड्स भी देखनी होती हैं हमने, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे कपड़े जा रहे होते हैं और हमसाया ममालिक में भी मतलब कपड़े बन रहे होते हैं। तो फिर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो इंस्पायरेशन में आ रही है, हम उसी को आगे लेके आएँ। तो उसमें कलर्स भी देखे जाते हैं, आपका जो है काम देखा जाता है कि एम्बेलिशमेंट किस टाइप की आ रही है। फिर मोस्ट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात आज करना चाहूँगा कि फैशन सिर्फ एक्सपेंसिव कपड़ों का नाम नहीं है। फैशन आपके पास कोई भी चीज है, घर में भी अवेलेबल है, आप उसको किसी भी कलर में डाई करवाएं, आप उसके ऊपर लाइट सा एम्बेलिशमेंट करवाएं और उसको अच्छी स्टिचिंग पैटर्न के साथ वेयर करके। बिल्कुल जी। और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है उस्मान, बिकॉज ऑफ कोर्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और इवन अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हो तो क्या आप उस पर ड्रेसेस के ऊपर पैसे लगाना चाहते हैं? कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, इसमें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि इवेंट आ रहा है तो भाई 2 लाख का जोड़ा होना ज़रूरी है या 50,000 का होना ज़रूरी है। बट इवन 50 लाख तक के एक्चुअली इवेंट्स के लिए कपड़े सिलवाए जाते हैं, बनवाए जाते हैं शादियों के लिए, बट नेसेसिटी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी है, आप ज़रूर बनवाएं, बट कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा ही होगा। इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने 7 कुछ आउटफिट्स भी अभी शोकेस होंगे शो के अंदर, आप लोगों ने दोनों ने मिलकर डिजाइन किया। मैं चाहूंगी थोड़ा सा इमरान बताएं क्या इंस्पिरेशन रही आपकी इन ड्रेसेस के पीछे, क्या थॉट प्रोसेस था? जी, मैं मायू के लेके आया हूँ ड्रेसेस, और मैं आपको कम बजट में बता रहा हूँ कि कैसे कैरी करना है, कैसे उसको लेके आना है आगे, वो मेरी मॉडल बताएगी आपको। तो कैरी करना तो मॉडल बता देगी। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कहा उस्मान ने कि कम बजट के अंदर अच्छे ड्रेसेस मैं कम बजट में ही लेके आया हूँ। अच्छा। लेकिन अच्छा लेके आया हूँ। अच्छा, कितना बजट अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं? मीन्स के 20 में भी हो जाएगा। 20 में भी जी हो जाएगा? ठीक हो गया, मतलब 20 में आपको एक वेडिंग आउटफिट मिल रहा है मायो का। और ये ब्राइडल वेयर है या नहीं, मायो का और मेहंदी का। अच्छा, मायो का और मेहंदी का, लेकिन दुल्हन जो पहन, लेकिन ये तकरीबन 50 से 50 प्लस जो आपने बनाया, लेकिन मैनेज हो सकता है। जी हो जाएगा। बिल्कुल। उस्मान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या इंस्पिरेशन है, क्या थॉट प्रोसेस है इन ड्रेसेस के पीछे? जो मतलब आज हमने डिज़ाइन किए हैं कपड़े बड़े खूबसूरत है, आपको अच्छे भी लगेंगे। मैंने लॉन्ग शर्ट ही डिज़ाइन की है और बारात के लिए, तो आपको दिखाते हैं अपनी मॉडल को और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा सारा विद एसेसरीज कि क्या क्या चीज़ें वेयर करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए, और अकॉर्डिंग योर इवेंट। मतलब निकाह का जोड़ा एक डिफरेंट थीम होता है। बिल्कुल जी। और उस्मान, आपने मुझे इतना इम्पेशेंट कर दिया, बिकॉज मैं कपड़े देखना चाहती हूँ। आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस देख रही है वो भी देखना चाहती होगी कि ये जो आउटफिट्स जिनकी बात हो रही है, जो 20,000 में भी मैनेज हो जाते हैं, 50,000 में भी मैनेज हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी मॉडल्स को बुला लें, जल्दी से बुला लें, हमसे इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आपकी जो मॉडल है उनको बुला लेते, मैं ही बुला लेती हूँ, चलें ऐसा करें, छोड़े।
तो जी वालेकुम अस्सलाम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आप दोनों एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग ड्रेसेस। जो बात कर रहे थे उस्मान और इमरान, आई थिंक वो प्रूवन ट्रू के द आउटफिट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग और बड़े डिफरेंट और यूनिक लग रहे हैं क्योंकि इवन दो मेहंदी और मायों का जोड़ा आपने बोला, मायों का जोड़ा है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं चाहूंगी उस्मान थोड़ा सा बताएं इस ड्रेस के बारे में। जी बिल्कुल, ये मायो का जोड़ा है। इसमें जो हमने बेसिक चीज देखी कि भाई हम इसको मायो टर्म में कैसे लेके आए, तो एक ये गला था, ये बाजार से भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसको पैच करवाया। फिर आगे नेट के बाजू आप देख सकते हैं कि उसके फ्रंट पे हमने जो है वो लेस लगाई बड़ी खूबसूरत, और इसी तरह का बॉर्डर जो बाजू पे डिजाइन था वही हमने बॉर्डर पे लाके उसको नीचे हम ट्राउजर पे ले गए। और इसमें जो है वो ग्लास वर्क भी है, शीशे के आप छोटे छोटे जो है पीसीस देख सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और दुपट्टे को हमने जो है खूबसूरत लेस के साथ डिजाइन किया, और मतलब ये बड़ा एक कम बजट में खूबसूरत आप जोड़ा जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और कलर्स की अगर हम बात करें तो आपने येलो और साथ मस्टर्ड कलर जो है, इफ आई एम करेक्ट, क्योंकि मोस्टली जो मायो का जोड़ा होता है ना वो मस्टर्ड और मतलब गोल्डन में, ब्लैक में मतलब नहीं हम जा सकते कोई ऐसा कलर, सिर्फ येलो और गोल्डन ही मस्टर्ड कलर में हम मतलब ज्यादा। बिल्कुल। और बहुत ही अमेजिंग ड्रेस है, और स्पेशली अगर हम सिलाई की बात करें जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अब थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट्स जो हैं आ रही हैं, लेकिन क्योंकि ये माइयों का ड्रेस है तो इज इट अ बेटर आइडिया कि आप शर्ट को थोड़ा शॉर्ट रखें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप वलीमे पे, बारात पे लहंगे पहनने होते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। बिल्कुल। ये देखिए मायो का हमने जोड़ा इसलिए शॉर्ट में रखा कि जो है आपने वलीमा बारात पे अगर लॉन्ग शर्ट्स पहनी है तो आप इजीली उनको वेयर कर सके, और इसलिए हमने जो है मायो का जोड़ा जो वो शॉर्ट फॉर्म में रखा है। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। इमरान आप क्या कहेंगे इस हवाले से, ड्रेस का थोड़ा सा आप भी बताएं। अच्छा दिया हुआ है अच्छा सारा, क्योंकि ब्राइडल भी आपने पता है वो हैवी और पहना इस पे होता वो है, लेस भी लगी हुई है ना जो लगाई जाती है, वो क्या बोलते हैं इसको, फ्रिल वाली। फ्रिल वाली। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जी बताएं थोड़ा सा किस पंजाबी स्टाइल में आपने किया है इस आउटफिट को। जी मैंने शॉर्ट में लेके आया हूँ उसको, और पंजाबी मैंने शलवार इसकी भी कैरी करवाई है इनको, और साथ दुपट्टा मैंने इसको कैरी करवाया हुआ है। अच्छा बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत आउटफिट है। और एक दफ़ा फिर आई थिंक जूम इन करके अगर ये जो मायों का आउटफिट है ये एक दफ़ा फिर हमारी ऑडियंस को दिखा दें किस तरह से सिर्फ 2 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, कोई बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं है और बहुत फैंसी भी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स बिफोर मेहंदी और बारात और वलीमा मायों का ड्रेस है, तो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और फिर वो फ्रिल वाली जो लेस होती है, इसका एक नाम भी होता है जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, तो पंजाबी स्टाइल किरण लेस, किरण बोलते हैं इसको, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो मेरे ना माइंड में नहीं आ रहा था इसको क्या बोलते हैं, बट किरण लेस का इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत अच्छा बिल्कुल बैलेंस्ड आउटफिट है ना, और येलो कलर बड़ा डिफिकल्ट होता है टू हैंडल, बट इट्स परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। और साथ हमारे एक और भी मॉडल जो है वो मौजूद है, एक और ड्रेस है। उस्मान, किस डे पर ये ड्रेस पहना जा सकता है और क्या थॉट प्रोसेस था इस ड्रेस के? जी ये मैंने जो है लॉन्ग शर्ट में इसको रेडी किया। अब थोड़ा सा ये दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं इसका पैटर्न ये लॉन्ग शर्ट में है, और इसके ऊपर जो है बड़ा खूबसूरत एम्बेलिशमेंट का काम हुआ है। इसमें जरदोजी का, रेशम का, फिर कोरा दबका और ज्वेलरी मटेरियल को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो हमने पैटर्न के थ्रू जो है इस पे लगाया है। आप देख सकते हैं कि ये एक अगर इसको क्लोज करें, ये एक थोड़ा सा मैंने इसको जंगल थीम के साथ जैसे फ्लावर्स और मतलब ट्रीज उनकी मतलब कुछ स्केचिंग लेके मैंने इसके ऊपर ड्रा की, और फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो सारा पैटर्न बनवाया। बिल्कुल और, जी। और ये किस दिन, मतलब ये वलीमे जी, पे आए थे? ये आपके ऊपर होता है, लेकिन ये मैंने जो है वलीमे के लिए डिजाइन की है। सही। आप बारात पे भी पहन सकते हैं, क्योंकि अब तो वो चीज नहीं रही, जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है हमारी फीमेल्स वो उसे वेयर कर लेती बिल्कुल ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत ये जो है पैटर्न मैंने रेडी करवाया है। और लॉन्ग शर्ट भी है, क्योंकि लॉन्ग शर्ट आजकल इन है, चल रही है, तो हम लॉन्ग शर्ट को ही प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और ट्राउजर जो है वो स्ट्रेट ट्राउजर है, तो आई सपोज विद अ लॉन्ग शर्ट आप स्ट्रेट ट्राउजर चूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। कुछ लोग जो हैं वो थोड़े टाइट ट्राउजर्स भी पसंद करते हैं, तो लेकिन इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और ग्रीन कलर जो है ये एमरल्ड ग्रीन है, मैं करेक्ट? एमरल्ड ग्रीन, बिल्कुल। और वलीमे के लिए इसको पहना जा सकता है, स्लीव्स भी अपने हिसाब से इसको आई थिंक आप कर सकते हैं कि किस तरह सब चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको होता है हाफ स्लीव्स होने चाहिए, कुछ को क्वार्टर बहुत पसंद होते हैं, कुछ को फुल स्लीव्स पसंद होते हैं। इमरान,
आप क्या कहेंगे इस ड्रेस के हवाले से? ये उस्मान भाई ने तैयार किया है, वो मायू का मैंने किया है। अच्छा, जी, तो जी। लेकिन क्या आप एज अ डिजाइनर, मैं जी, चाहती जी। हूँ क्या आप इस पे कहेंगे किस तरह से वेयर किया जा सकता है? कैरी जिस तरह मॉडल्स ने किया हुआ है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। उनको आई डोंट थिंक दैट नीड्स टू बी जी, चेंज, जी। हर किसी का अपना एक स्टाइल होता जी, है। जी। तो लेकिन इन एन ओवरऑल सेंस किस तरह से पेयर अप किया जा सकता है? शूज का क्या कलर होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? ये सिल्वर में भी आ सकता है शूज, और गोल्डन में भी आ सकता है इसके साथ, और हाँ। दुपट्टा भी इसके साथ कैरी नहीं हो सकता, तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं इसको। तो बाकी ये वलीमे के लिए हो सकता है, मेहंदी के लिए भी हो सकता है। मेहंदी के लिए भी हो जी, सकता है, जी। दैट इज माय जी, जी। फर्स्ट थॉट एज वेल कि ये जी, मेहंदी के लिए भी यूज किया जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत है इस ड्रेस के ऊपर, एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली यूनिक। मैंने ये पहले नहीं देखी है। यूजुअली आप जो ड्रेसेस देखते हैं उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कहीं ना कहीं से पिक की हुई होती है या सिमिलर आपको एलिमेंट्स उसके अंदर नजर आ रहे होते हैं। तो उस्मान, किस तरह से आप ये पहले आप स्केच आउट करते हैं, उसके बाद आप कारीगर को देते हैं? कितना टाइम लगा इस ड्रेस को बनाने में? जी बिल्कुल, एक ये प्रोसेस होता है डिज़ाइनर्स का। सबसे पहले हमें थीम अपना फाइनल करना होता है कि हमने किस थीम को लेके उसको ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद हमने फिर उसको जो है वो पेपर, बटर पेपर होता है, उसके ऊपर स्केच करके, और फिर हमने जो है वो फैब्रिकेशन लेके डाई करवा के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके फिर आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो ये काम होता है, असल में डिज़ाइनर की खूबसूरती ये होती है कि वो अपने काम से पहचाना जाता है। मैंने इसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से, और इसको 25 डेज लगे रेडी होने में, बिकॉज इट्स टोटली हैंडमेड। ये सारा हाथ का काम है, और आप देख सकते हैं कि इसकी एम्बेलिशमेंट बड़ी फिनिशिंग के साथ है। बिल्कुल जी, एंड विदाउट अ डाउट इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे। आज हमारे हाथ बड़े अच्छे डिजाइनर्स लग गए हैं, बड़े पॉपुलर डिजाइनर्स फैसलाबाद के। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आज हम बात कर रहे हैं फैशन के हवाले से। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को अपडेटेड रखा जाए, अच्छा भी लगा जाए, लेकिन बजट भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आउट ऑफ बजट हम शादी के लिए तो हो जाते हैं, तस्वीरें भी अच्छी आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे भी लगा देते हैं, लेकिन जब शादी खत्म हो जाती है और बाकी महीना सामने नजर आते हैं तो फिर बहुत टेंशन होने लग जाती है, कितने पैसे क्यों खर्च दिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बजट में रहते हुए अपने आउटफिट्स को प्लान आउट कर सकें, और रेपिटेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। आई थिंक ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप कपड़े रिपीट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कपड़े रिपीट कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कर लें उस आउटफिट को, दुपट्टा आप चेंज कर लें, या ट्राउजर उसके साथ कोई और आप मैच कर लें, बट डिफरेंट चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके पर्स चेंज कर लें, ज्वेलरी चेंज कर लें, पूरा सेटअप आप आउटफिट का थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स हैं उनको बदल के आप पहन सकते हैं। और लोगों को यूजुअली पता भी नहीं चलता कि आपने रिपीट किया, और कोई इसमें खराबी नहीं है। डेफिनेटली रिपीट करना चाहिए। बजट में रहते हुए फैशन कैसे करना है ये बड़ा जरूरी है। और इवन अगर अदरवाइज बात करें तो फैशन इज एन इंटायर इंडस्ट्री, और फैसलाबाद का तो बड़ा गहरा ताल्लुक है फैशन इंडस्ट्री के साथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ, बिकॉज मेजर नेम्स इन द कंट्री फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। फैसलाबाद के अंदर हब है, चाहे डिजाइनर्स की बात करें, चाहे कस्टमर्स की बात करें। फैसलाबादियों को जो दिल है वो वैसे ही बड़ा रंगीन होता है, तो यहाँ के कपड़े भी बड़े रंगीन होते हैं। कहीं पे पंजाबी टच है तो कहीं पे डिफरेंट फ्यूजन फैशन जो है आपको नजर आता है। लेकिन आखिर इसका ओवरऑल स्कोप क्या है? अगर कोई बच्चा है जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में ये कोर्स डिसाइड करने की कोशिश करे, तो व्हाट इज द रूट दे शुड बी टेकिंग? हमने सोचा एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, इंडस्ट्री को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी सालों का एक्सपीरियंस है, ऑफकोर्स जानते होंगे। नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल है कॉल करें और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। जल्दी से सवाल पूछ लेते हैं, मेरा ख्याल है स्कोप के हवाले से। उस्मान, थोड़ा सा बताएं, फैशन इंडस्ट्री आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को जानते हैं, यू बीन हियर फॉर क्वाइट सम टाइम, क्या एनालिसिस है? आना चाहिए बच्चों को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ? जी बिल्कुल। आप देखें कि कोई बच्चा अगर फैशन में एडमिशन लेता है तो उसकी सोच होती है कि मैं नई से नई चीज़ मार्केट में लेके आऊं और उसको एज अ ब्रांड लॉन्च करूं। तो डिज़ाइनर्स भी माशाल्लाह जो बच्चे बनते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाते हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। फिर फैसलाबाद लाइक अ टेक्सटाइल हब, और फैसलाबाद में मतलब टेक्सटाइल में जितने भी कर रहे हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर, वो बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और वो नई से नई जो है हमारे लॉन प्रिंट्स हैं, कॉटन के हैं, हमारे लीलन के हैं, या ब्रोक पे जो काम कर रहे हैं। सो इट्स वेरी अमेजिंग
मतलब लाइन ना बड़ी खूबसूरत लाइन है अगर कोई फैशन की तरफ आना चाहिए। फिर जो चीज हमने देखनी होती है कि फैशन में जो है एक फैशन की तरफ आ जाते हैं, एक टेक्सटाइल की तरफ। तो फैशन में जो है वो आप आके अब डिफरेंट जो है वो मार्केट को compete करते हैं, टेक्सटाइल में आके टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हो। तो फैसलाबाद भी माशाल्लाह बहुत ग्रूम हुआ है फैशन के बारे में। यहाँ के लोग बड़े अच्छे और एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे हैं और नित नए डिजाइन मार्केट में आते हैं। स्पेशली अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो आई थिंक इट हैज़ रियली बिकम द हब, क्योंकि इवन बाहर एक्सपोर्ट्स हम लोग इतने फैशन जो वेयर है वो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली फैसलाबाद के अंदर इट हैज़ रियली कम टू द टॉप एज वेल। लेकिन ओवरऑल अगर देखें बच्चों को टेक्सटाइल की तरफ जाना चाहिए, फैशन डिग्रीज करनी चाहिए, क्योंकि डिग्रीज में भी तो चॉइसेस है ना, आपके पास इतनी वेरिएशंस आ गई हैं डिग्रीज की। आखिर कौन सी डिग्रीज है जिनका स्कोप बेटर है? फैसलाबाद के लिहाज से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं वो टेक्सटाइल की तरफ आएँ, क्योंकि टेक्सटाइल में उनको इजीली जॉब भी मिल जाती है। और फैसलाबाद के जो लोकल मतलब बच्चे होते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनको इजी होता है अपने घर से जॉब पे जाना। इन अदर साइड आप देखें कि अगर फैशन की तरफ जाना है, फैशन के जो फिर लाहौर, कराची या इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे पाकिस्तान फैशन डिज़ाइनर काउंसिल है और वो अफिलिएट है PIFT से, मतलब लाहौर से। तो वहाँ के बच्चे जो है वो डिफरेंट डिज़ाइनर्स उठा लेते हैं, मतलब उनसे वो काम लेते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, फिर उनको एक प्रॉपर डिज़ाइनर बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं। इसी तरह अगर कोई बच्चे फैसलाबाद में टेक्सटाइल का कर रहे हैं, फैशन का कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे स्टूडियोज़ हैं, आप लोग आएँ, इंशाल्लाह हम आपको जो है प्रैक्टिकल वर्क भी और मार्केट को कम्पीट कैसे करने हैं सारी चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल जी। और इवेंट्स के हवाले से भी बात करें तो फैसलाबाद में कंपैरेटिवली जितना इंटरेस्ट है उससे कंपैरेटिवली उतने इवेंट्स यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। एक्चुअली आई एम शॉक्ड एंड कंसर्न्ड कि ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज फैसलाबाद में फैशन इंडस्ट्रीज एब्सोल्युटली ह्यूज, यहाँ पे एक बहुत मेजर मार्केट एग्जिस्ट करती है, चाहे वो टेक्सटाइल की हो चाहे वो फैशन की हो। इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि यहाँ पर भी इवेंट्स किए जाए। इमरान, क्यों यहाँ पर इवेंट्स नहीं किए जाते? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि बहुत जरूरी है कि फैसलाबाद भी, मतलब हम किसी से कम थोड़ी है, हम किसी से पीछे थोड़ी है कि हमारे फैसलाबाद में कोई इवेंट्स ना किए जाए। और फैशन का जो सिनेरियो है बड़ा चेंज हुआ है, बड़ा ट्विस्ट हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर ही, कोई लंबा अरसा भी नहीं हुआ, पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा कि एक मेजर शिफ्ट आया है। डिफरेंट ट्रेंड्स हो जाएं, हर शहर में फॉलो किए जाते हैं, हर जगह पे कोशिश की जाती है कि अपडेटेड रहा जाए और अपने कोई, चाहे घर की शादी हो, चाहे कोई फैमिली फ्रेंड्स में हो, कोई वैसे कोई सोशल शादी हो जो कि आप किसी सोशल वे से उनको जानते हैं, लाजमी तौर पर बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है क्या पहना जाए। और इवेंट्स और फैशन की जो नॉलेज है जितना ज़्यादा होगी उतना आसान होगा और डेफिनेटली आई थिंक उतनी अवेयरनेस क्रिएट होगी, उतना स्कोप जो है फैसलाबाद शहर में फैशन का बेहतर होगा। और ऑफकोर्स क्योंकि आपको पता है मॉडल्स जो हैं हमारे साथ ब्रेक से पहले भी थी और बहुत ही दो खूबसूरत आउटफिट मायूं और वलीमा जो है हमने देखे, और अब दो और आउटफिट्स के साथ हमारी मॉडल्स तैयार हैं। और मैं चाहूँगी उस्मान, अगर आप हमारी जो मॉडल्स हैं बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि एक मॉडल जो है वो ऑलरेडी शी इज ऑल डन, राइट? आप आर यू डन कि अभी आपको थोड़ा और डन? तो आ जाएं आप फिर। एब्सोल्युटली गॉर्जियस, मतलब आई थिंक इन आउटफिट्स को कैरी करना विद सो मच ग्रेस इज इम्पॉसिबल। और आई थिंक लड़कियां जो देख रही हैं वो इस चीज को समझ सकती होंगी बेहतर तरीके से कि आउटफिट को पहन लेना ही सारा नहीं होता, एक्चुअली उसको कैरी करना बड़ा जरूरी होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कैसे आप कैरी करें। और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, और पता भी नहीं चल रहा कि अभी 2 मिनट पहले मायूं का और वलीमे का आउटफिट जो है इन्होंने पहना हुआ था। तो उस्मान थोड़ा सा बताएं इन आउटफिट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, ये मैंने फर्स्ट डे के लिए डिज़ाइन किया। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है मैंने कैरी स्टाइल में और शॉर्ट, मतलब इसकी कुर्ती और ये सारा हैंड एम्बेलिशमेंट है। मतलब फर्स्ट इसके ऊपर जो है हमने देखा कि भी कौन सी इसके कलर्स अच्छे लगेंगे और कौन सा काम इसके ऊपर अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर से पैटर्न जो है वो थोड़ा सा आगे आए तो आप देखें कि माशाल्लाह पूरा वो फिल अप हो जाता है, मतलब पूरा उसका बॉर्डर जो है वो वाज़िया होता है।
सो ये मैंने जो है फर्स्ट डे के लिए बनाया है और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने पहले जो है वो जो नॉर्मल जो हमारे रॉ सिल्क मार्केट में अवेलेबल होती है, अच्छी रॉ सिल्क लें और उसके ऊपर मैंने जो है वो थ्रेड वर्क करवा के, मतलब जिसे हम मशीन की कढ़ाई बोलते हैं, फिर मैंने इसके ऊपर सारा एम्बेलिशमेंट करवाया। हाँ, एम्बेलिशमेंट की जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि आपका काम भी खूबसूरत लगे और हैवी लुक दे और आपका एक्सपेंस भी कम आए। बिल्कुल। और मैं जानना चाहती हूँ उस्मान कि ये थोड़ा इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, राइट, लहंगे के अंदर बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर रहे, उसके लिए आपने क्या यूज? जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा हमने दिखाने के लिए इसमें केन का यूज किया होता है कि आपका जो डिजाइन है वो प्रोमिनेंट जो है वो लोगों तक जाए। इसके नीचे हमने केन यूज किए और केन जो है वो आपको थोड़ा सा फ्लफी कर देती है और आपके डिजाइन को जो है वो वाज़िया कर देती है। बिल्कुल। और कलर जो है आई थिंक बड़ा डिस्टिंक्ट सा कलर है। आई डोंट नो अगर मैंने ये कलर पहले मार्केट के अंदर देखा है, तो इट्स समवेयर इन बिटवीन बीइंग शॉकिंग पिंक। जी बिल्कुल। ये मैंने रेड में नहीं, क्योंकि रेड में बहुत सारे लोग मतलब वेयर कर रहे होते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा शॉकिंग पिंक में इसलिए रखा कि इसके ऊपर जब गोल्डन एम्बेलिशमेंट होगी तो बड़ा खूबसूरत काम उठेगा। बिल्कुल। और दुपट्टा जो है वो क्या मटेरियल का नाम होता है ये जो दुपट्टा जिससे तैयार किया गया? ये दुपट्टा नॉर्मली हम जो है वो दुपट्टे को किसी भी चीज में जो है जरी में बेसिक मैंने इसके साथ जरी का दुपट्टा यूज किया है और इसमें ग्लास वर्क है और हमने जो है वो किरण लेस के साथ इसको खूबसूरत बना लिया। अगर आप नहीं भी दुपट्टा बहुत एक्सपेंसिव लेना चाहते तो आप जस्ट एक अच्छा फैब्रिक लें, उसके ऊपर जो है वो बॉर्डर बनवाएं। बिल्कुल जी। और जिस तरह से आपने बताया एब्सोल्युटली अमेजिंग, मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये ड्रेस। एंड साथ ऑरेंज ड्रेस भी मौजूद है, किस डे पे पहना जा सकता है, मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मेहंदी का जोड़ा है, बड़ा खूबसूरत जोड़ा है और इसको जो है हमने नेट के ऊपर बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है शीशा वर्क सारा ग्लास का और फिर इसका पैटर्न थोड़ा सा हमने जो है वो एक राउंड शेप में लिया कि फ्रंट पे भी जो काम है वही सेम पे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा मतलब राउंड में घूमती हैं तो वो सारी चीजें वाज़िया होती हैं। तो इसमें जो मोस्टली वर्क है वो सितारी का और शीशे का और जो है वो थ्रेड वर्क में इसको हमने। और फिर ऊपर आप देखें इसके बाजू पे थोड़ा सा आप जरा ये बाजू पे देख सकते हैं कि रेशम का वर्क है। ये हमने शॉकिंग पिक में रेशम का धागा लिया, ग्रीन में लिया और ये सारा जो हमने इसका जो है पैटर्न बना के इसको हमने इसके ऊपर किया। बिल्कुल। और दुपट्टा आप देख सकते हैं, दुपट्टे में हमने जो तीनों चीजें हमने शीशा वर्क, रेशम का काम और थ्रेड और प्लस जो है किरण लेस, उसके साथ हमने इसके दुपट्टे को फ्लावर्स के साथ जो है खूबसूरत बनाया। बिल्कुल। और ये किन डेज पर, एक तो मेहंदी के ऊपर पहना जा सकता है, साथ ही साथ मायों के ऊपर। जी बेसिक ये मेहंदी का जोड़ा है, मतलब थोड़ा सा मतलब शाइनी, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हैं वो मेहंदी पे ज्यादा मतलब इसको लाइक करती हैं। तो आजकल ट्रेंड्स में ये मतलब कपड़े हैं, तो हमने फिर उसी तरीके से पैटर्न बना के इनके ऊपर एम्बेलिशमेंट करवाई। और आप जैसे हाथ में देख सकती हैं कि वो लटकन है बड़े खूबसूरत, वो गोल्डन कलर में और पर्स भी मैच है, तो बड़ा खूबसूरत ये सारे। ये बैंगल्स मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक ओवरऑल जो ड्रेस है उसके साथ कैरी करना बड़ा जरूरी है। एंड यू गाइज हैव डन एन अमेजिंग जॉब बोथ ऑफ यू। और अगर इस ड्रेस की बात करें तो ये किन डेज पर वेयर किया जा सकता है? मोस्टली जो है आप इसको निकाह पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां कह रही होती हैं कि हमने ऑफ वाइट में नहीं जाना, तो मैं उनको ये ऑप्शन देना चाहूंगा कि सेकंड कलर जो होता है वो ये पिंक कलर आप जो है बिल्कुल शॉकिंग तो पिंक, ये आप इसको वेयर कर निकाह पर भी पहना जा सकता है। बहुत ही अमेजिंग आउटफिट्स आज हमारे शो में शोकेस हुए हैं। बहुत टैलेंटेड है आप दोनों एंड आप दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हो। वेल डन। और ऑफ कोर्स हम चाहेंगे और भी ऐसे क्रिएटिव डिजाइन जो हैं करते रहे। फैसलाबाद में फैशन जो है और आगे जाना चाहिए, इवेंट्स भी होने चाहिए एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, एक दफ़ा आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ज्वाइन किया मैं आज के शो के अंदर। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।